इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स का जो एग्जामिनेशन हुआ है, इसकी जितने भी पॉलिटी के क्वेश्चंस हैं, ये सारे क्वेश्चंस की हम एनालिसिस करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर और फाइंड करेंगे कि जो क्वेश्चंस पूछे गए यूपीएससी ने, ये एनसीआर, ये जो हमारी लक्ष्मीकांत है, इस लक्ष्मीकांत के कौन से पोर्शन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो टोटल हम बात करें पॉलिटी के, तो पॉलिटी के हमारे 15 क्वेश्चन के करीब पूछे हैं इस सिविल सर्विसेज के एग्जामिनेशन के अंदर। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है स्पीकर ऑफ द लोकसभा से रिलेटेड। क्या बोल रहा है ये? विद रेफरेंस टू द स्पीकर ऑफ लोकसभा कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। While any resolution for the removal of Speaker of the Lok Sabha is under consideration, तो ये कह रहा है कि अगर कोई स्पीकर है लोकसभा का और उसके ऊपर रेजोल्यूशन लग गया उसे रिमूव करने का, ठीक है, उसे इम्पीच करने का, उसे हटाने का, तो उस टाइम पे क्या उस स्पीकर की कंडीशंस होती हैं। तो सबसे पहले स्टेटमेंट क्या कह रहा है? ही और शी शैल नॉट प्रिसाइड, कि भैया वो प्रिसाइड नहीं करेगा, वो संसद हेड नहीं करेगा वो संसद। बिल्कुल सही बात है। दूसरा कह रहा है ही शैल नॉट हैव द राइट टू स्पीक, कि वो संसद के अंदर बैठ के जो डिबेट्स होती है संसद के अंदर, उनके अंदर भी पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है, जो कि बिल्कुल गलत बात है। क्योंकि ये कर सकता है वो, क्योंकि संसद का मेंबर तो अल्टीमेटली है ना, वो एक स्पीकर ना हो भले, लेकिन स्पीकर से पहले वो मेंबर भी है उस संसद का। दूसरा कह रहा है, अगला थर्ड स्टेटमेंट, ही शैल नॉट बी एंटाइटल्ड टू वोट इन दी रेजोल्यूशन इन दी फर्स्ट इंस्टेंस, भैया वोट भी नहीं कर पाएगा वो, कोई भी अगर रेजोल्यूशन आता है संसद के अंदर। तो दोस्तों इसमें जो बात करें करेक्ट ऑप्शन, ये हमारा ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट ऑप्शन है। और जो ये केवल फर्स्ट स्टेटमेंट है, ये ही केवल करेक्ट है। बाकी जो 2 और 3 है, ये दोनों हमारी इनकरेक्ट है। क्यों इनकरेक्ट है? यहाँ पे देखो, अब स्पीकर ऑफ द लोकसभा है, ये हमारी जो एम लक्ष्मीकांत है, उसके अंदर का ये स्क्रीनशॉट है। यहाँ पे अगर आप देखो, जो मैंने हाईलाइट कर रखा है, जब हमारा जो स्पीकर है, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, मैंने रेजोल्यूशन ऑफ दिस रिमूवल ऑफ द स्पीकर इज अंडर कंसिडरेशन ऑफ द हाउस, ही कैन नॉट प्रिसाइड एट द सिटिंग ऑफ द हाउस। तो प्रिसाइड नहीं कर सकता किसी भी सिटिंग ऑफ द हाउस में, ये तो बिल्कुल सही बात है। तो ये इसलिए हमारी ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही हो गई। लेकिन आगे क्या कह रहा है? ही शैल नॉट हैव द राइट टू स्पीक, कि भैया वो संसद के अंदर बैठ के बोल भी नहीं सकता, बट यहाँ पे उल्टा बोल रखा है। देखो, हाउएवर ही कैन स्पीक एंड टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग ऑफ द हाउस, तो भैया बोल सकता है वो, ठीक है, तो पार्टिसिपेट कर सकता है। इसलिए जो सेकंड स्टेटमेंट है हमारी इनकरेक्ट हो जाएगी। थर्ड स्टेटमेंट क्या कह रहा है? ही शैल नॉट बी एंटाइटल्ड टू वोट ऑन द रेजोल्यूशन इन द फर्स्ट इंस्टेंस। यहाँ पे देखो क्या बोला था इसने, ही कैन स्पीक एंड टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग ऑफ द हाउस एट सच अ टाइम एंड वोट इन द फर्स्ट इंस्टेंस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है? ही शैल नॉट, बट यहाँ पे क्या बोल रखा है कि वोट भी कर सकता है भैया फर्स्ट इंस्टेंस, दो नॉट इन द केस ऑफ इक्वालिटी ऑफ वोट। अब इसका क्या मतलब है कि जब इक्वालिटी ऑफ वोट हो जाता था, माने यहाँ पे 50% वोट यहाँ पे पड़ गए, यहाँ पे 50% वोट पड़ गए, तो जब डेडलॉक सिचुएशन आ जाती थी, उस टाइम पे जो हमारा स्पीकर होता था, उसके पास कास्टिंग वोट होता था कि किसी एक बंदे को वोट देके, किसी एक पार्टी को वोट देके वो उस पार्टी को जिता दे। तो वो जो पावर है वो उसके अंदर नहीं रहेगी, कि जब डेडलॉक की सिचुएशन होगी उसके अंदर वो वोट नहीं कर सकता। बट जब नॉर्मल मेंबर्स वोट करते हैं, उस मेंबर की तरह वो भी वोट कर सकता है, ठीक है। तो ये इसलिए ये भी स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट हो जाएगी और ऑप्शन नंबर ए ही हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट बात करते हैं, विद रेफरेंस टू इंडियन पार्लियामेंट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। भारत के संसद के बारे में पूछा है इसने। तो पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है? अ बिल पेंडिंग इन लोकसभा लैप्सेस ऑन इट्स डिसोल्यूशन, कि अगर भारत की संसद है, उसके अंदर कोई बिल है, वो लोकसभा के अंदर पेंडिंग है और वो लोकसभा भंग हो गई है, डिसॉल्व हो गई है, तो वो जो बिल है वो भी हमारा लैप्स हो जाता है। अगला कह रहा है, अ बिल पास बाय द लोकसभा एंड पेंडिंग इन द राज्यसभा लैप्सेस ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा, कि भैया लोकसभा के अंदर तो पास हो गया हमारा बिल, अब लोकसभा से गया राज्यसभा, अब इतने ही बीच में हमारा क्या हुआ कि जो हमारा लोकसभा है वो डिसॉल्व हो गया। तो क्या उस केसेस में भी जो हमारा बिल है वो लैप्स हो जाएगा? और अगला कह रहा है, अ बिल इन रिगार्ड टू विच द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नोटिफाइड हिज और हर इंटेंशन टू समन द हाउस टू अ जॉइंट सिटिंग लैप्सेस ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ द लोकसभा। तो इसमें दोस्तों जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है। ऑप्शन नंबर बी क्यों है? क्योंकि जो थर्ड स्टेटमेंट है ये हमारी इनकरेक्ट है, जो पहली दो है ये तो हमारी करेक्ट है। तो ये आपको सोर्स कहाँ मिलेगा? ये आपको पार्लियामेंट वाला जो चैप्टर है उसके अंदर जो डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा जो हेडिंग है उसके अंदर आपको मिल जाएगा, ठीक है। जो डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा है उसके अंदर आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पे जो कंडीशंस बता रखी है बिल के बारे में, देखो सबसे पहली स्टेटमेंट यहाँ पे क्या बोला था कि एक ऐसा बिल जो लोकसभा के अंदर पेंडिंग है वो लैप्स कर जाएगा उसके डिसोल्यूशन पे। तो यहाँ पे भी देखो यही चीज बोल रखी है, अ बिल पेंडिंग इन द लोकसभा लैप्सेस, तो बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है। अगला कह रहा है, अ बिल पास बाय द लोकसभा पेंडिंग इन राज्यसभा लैप्सेस, यही चीज यहाँ पे क्या रखी है, अ बिल पास बाय द लोकसभा बट पेंडिंग इन राज्यसभा लैप्सेस, बिल्कुल सही बात है, इसलिए स्टेटमेंट नंबर 2 भी सही है। अगला कह रहा है, देखो यहाँ पे क्या बोला है, a bill not passed by the two houses due to disagreement and if president is notified the holding
ऑफ अ जॉइंट सिटिंग बिटवीन दी बिफोर द डिसोल्यूशन ऑफ द लोकसभा डज नॉट लैप्सेस। तो यहाँ पे देखो बोल रखा है डज नॉट लैप्सेस, बट यहाँ पे बोल रखा है कि लैप्सेस। तो इसलिए ये जो स्टेटमेंट है हमारी, ये हमारी इनकरेक्ट हो जाएगी, और इसलिए जो हमारा ऑप्शन नंबर बी है ये हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट बात करते हैं, विद रेफरेंस टू द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। प्रेरोगेशन ऑफ हाउस बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डज नॉट रिक्वायर द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। कि भैया प्रेसिडेंट को जब हाउस को प्रेरोगेट करता है तो उसमें जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, मंत्रिमंडल की, उसकी एडवाइस की जरूरत नहीं होती। अगला कह रहा है प्रेरोगेशन ऑफ अ हाउस इज जनरली डन आफ्टर द हाउस इज adjourned senate, but there is no bar to the president of India prorogating the house which is in session. अगला कह रहा है डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा इज डन बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हु सेव इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस डज सो ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। दोस्तों इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है। जो दूसरी और तीसरी स्टेटमेंट है ये हमारी सही है, बट ये हमारी इनकरेक्ट है। क्यों इनकरेक्ट है? देखो इसने क्या बोला, प्रेरोगेशन ऑफ हाउस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डज नॉट रिक्वायर द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ये गलत बात है, क्योंकि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की तो हर जगह उसे प्रेसिडेंट को रिक्वायरमेंट है। ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पे ही काम करता है, और ये चीज़ आपको यहाँ पे मिलेगी। देखो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन ऑफ द प्रेसिडेंट में अगर यहाँ पे देखो तो यहाँ पे यही चीज़ बता रखी है। यहाँ पे अगर आप पढ़ो, देखो यहाँ पे क्या बोल रखा है, द प्रेसिडेंट हैज टू एक्सरसाइज हिज पावर एंड फंक्शन विद द एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर। तो इसलिए जो पहली स्टेटमेंट है हमारी इनकरेक्ट हो जाएगी, और जो बाकी की स्टेटमेंट है ये दोनों हमारी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। यहाँ पे देखो प्रेरोगेशन ऑफ हाउस जो है ये हमारा एडजर्नमेंट के बाद ही किया जाता है, क्योंकि एडजर्नमेंट के अंदर हमारा क्या होता है, केवल जो सीटिंग होती है वो हमारी टर्मिनेट होती है, और जो प्रेरोगेशन होता है उसके अंदर हमारी सीटिंग के साथ साथ सेशन भी टर्मिनेट होता है। और ये जो टेबल आपको एनसीईआरटी अरे क्या बोलते हैं लक्ष्मीकांत के अंदर मिल जाएगी, ठीक है। और ये तो हम सबको पता ही कि डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा जो होता है हमारे प्रेसिडेंट के द्वारा ही होता है ऑन दी एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो है ये हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ पे प्रोहिब उसके बारे में पूछ लिया, क्या बोलते हैं रेट्स के बारे में। कौन से रेट के बारे में पूछा? प्रोहिबिशन के बारे में। A writ of prohibition is an order issued by the Supreme Court or High Court to do what? यहाँ पे ऑप्शंस दे रखे हैं कि प्रोहिबिशन बेसिकली क्या है मोटी भाषा में। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है अ गवर्नमेंट ऑफिसर प्रोहिबिटिंग हिम फॉर टेकिंग अ पर्टिकुलर एक्शन। बी कह रहा है द पार्लियामेंट लेजिस्लेटिव असेंबली टू पास अ लॉ ऑन प्रोहिबिशन। और सी कह रहा है द लोअर कोर्ट प्रोहिबिटिंग कंटिन्यूएशन ऑफ अ प्रीसीडिंग इन अ केस। बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन नंबर सी ही इसका करेक्ट ऑप्शन है। क्योंकि अगर आप देखो यहाँ पे लक्ष्मीकांत के अंदर इसके अंदर साफ बता रखा है जो प्रोहिबिशन हमारा रेट होता है वो हमारा जो लोअर कोर्ट है हायर कोर्ट देता है लोअर कोर्ट को, ठीक है। इसलिए यहाँ पे इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है। बहुत ही इजी क्वेश्चन था यहाँ पे, देखो यहाँ पे देख सकते हो प्रोहिबिशन लिटरली मीन टू फॉरबिड इट इज इशूड बाय अ हायर कोर्ट टू अ लोअर कोर्ट और ट्रिब्यूनल टू प्रिवेंट द लेटर फ्रॉम एक्सीडिंग इट्स ज्यूरिसडिक्शन। इसलिए जो है लोअर कोर्ट को दिया जाता है अगर वो अपने ज्यूरिसडिक्शन से बाहर जाके कुछ ऑर्डर दे रहा है या फिर जजमेंट दे रहा है, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। आगे बात करते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इज द गवर्नर ऑफ द स्टेट हु रिकॉग्नाइजेस एंड डिक्लेयर्स एनी कम्युनिटी ऑफ दैट स्टेट एज अ शेड्यूल्ड ट्राइब। कि भैया जो गवर्नर होता है कोई भी कम्युनिटी है उसको शेड्यूल्ड ट्राइब रिकॉग्नाइज करता है। अगला कह रहा है द कम्युनिटी डिक्लेयर्ड एज शेड्यूल्ड ट्राइब इन अ स्टेट नीड नॉट टू बी इन अनदर स्टेट। कि भैया कोई अगर कम्युनिटी छत्तीसगढ़ के अंदर शेड्यूल्ड ट्राइब के अंदर आती है तो जरूरी नहीं कि वो उत्तर प्रदेश के अंदर भी वो स्टेट जो है वो शेड्यूल्ड ट्राइब के अंदर आए, ठीक है। तो इसमें दोस्तों जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है, क्योंकि जो पहली स्टेटमेंट है हमारी ये इनकरेक्ट है। क्यों इनकरेक्ट है? क्योंकि भैया वो गवर्नर नहीं आइडेंटिफाई करता, ये हमारा कौन करता है, ये हमारा प्रेसिडेंट करता है। देखो यहाँ पे क्या बोल रखा है, तो देखो एल वाला ऑप्शन क्या कह रहा है, एल पॉइंट क्या कह रहा है, ही कैन डिक्लेयर एनी एरिया एज शेड्यूल्ड एरिया एंड हैज पावर विद रिस्पेक्ट टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द शेड्यूल्ड एरिया एंड ट्राइबल एरिया। इसलिए दोस्तों जो स्टेटमेंट नंबर 1 है ये हमारी इनकरेक्ट होगी, और जो ऑप्शन नंबर बी है यही हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट बात करते हैं, विद रेफरेंस टू द यूनियन बजट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यूनियन बजट के बारे में पूछा इसने, क्या बोला है, पहले स्टेटमेंट क्या कह रहा है, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर ऑन बिहाफ ऑफ द प्राइम मिनिस्टर लेज द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बिफोर बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। तो दोस्तों यहाँ पे देखो कैच क्या है, इसने क्या बोला, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर ऑन द बिहाफ ऑफ प्राइम मिनिस्टर। ये बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि ऑन द बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट होता है ना कि प्राइम मिनिस्टर। इसलिए ये जो पहली स्टेटमेंट है हमारी साफ पता चल रहा है इनकरेक्ट है। दूसरे क्या बोल रहा है, एट द यूनियन लेवल नो डिमांड फॉर ग्रांट कैन बी मेड एक्सेप्ट
ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि अगर आप देखें यहाँ पे, तो देखो फाइनेंशियल पावर के अंदर हम देखें प्रेसिडेंट के अंदर, तो यहाँ पे बता रखी है चीज, क्या बता रखी है, देखो ही कॉजेज टू बी लेड बिफोर द पार्लियामेंट द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, तो प्रेसिडेंट को जाती है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ना कि प्राइम मिनिस्टर को, तो इसलिए स्टेटमेंट नंबर 1 इनकरेक्ट है। और दूसरी स्टेटमेंट क्या, देखो सी पॉइंट में ये चीज बता रखी, नो डिमांड फॉर अ ग्रांट कैन बी मेड एक्सेप्ट ऑन दिस रिकमेंडेशन, ऑन हिज रिकमेंडेशन। ठीक है, तो इसलिए जो है डिमांड फॉर ग्रांट जो है ये हमारा प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन पे ही एक्सेप्ट किया जाता है। ठीक है, इसलिए जो स्टेटमेंट नंबर 2 है ये हमारी करेक्ट है, और इसलिए हमारा जो ऑप्शन नंबर बी है ये हमारा इनकरेक्ट ऑप्शन, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट बात करते हैं, हु वाज द प्रोविजनल प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बिफोर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद टुक ओवर। ये बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है, मतलब पॉलिटी को पढ़ने स्टार्ट करने से पहले ही बंदा ये पढ़ता है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका ऑप्शन नंबर डी है, सचिदानंद सिन्हा। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड वाले जो चैप्टर है लक्ष्मीकांत के अंदर, उसके अंदर ये चीज दे रखी है, देखो यहाँ पे देखो, डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा द ओल्डेस्ट मेंबर वाज इलेक्टेड एज अ टेम्पररी प्रेसिडेंट ऑफ द असेंबली फॉलोइंग द फ्रेंच प्रैक्टिस। फ्रेंच से हमने इंस्पायर हो गए, देखा था कि भैया किसी को तो चाहिए हमें जो प्रिसाइड करे, तो डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा को बनाया था, क्योंकि एज में सबसे ज्यादा सीनियर थे, बाद में फिर राजेंद्र प्रसाद बन गए थे। आगे बात करते हैं, इसका जो करेक्ट ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर डी है। आगे बात करते हैं, विद रेफरेंस टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 कंसिडर द फॉलोइंग। It provided for the establishment of an all India federation based on union of the British Indian provinces and princely state। दूसरा क्या कह रहा है, डिफेंस एंड फॉरेन अफेयर्स वर केप्ट अंडर द कंट्रोल ऑफ द फेडरल लेजिस्लेचर। तो इसमें दोस्तों जो करेक्ट ऑप्शन है आपका, वो आपका ऑप्शन नंबर ए है। पहली स्टेटमेंट है केवल यही करेक्ट है, दूसरी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। दूसरी स्टेटमेंट इनकरेक्ट क्यों है, क्योंकि देखो जो डिफेंस और फॉरेन अफेयर था, ये जो वॉइसरॉयज थे उनके हाथ में था, ये लेजिस्लेचर के हाथ में कुछ भी नहीं था डिफेंस से रिलेटेड, इसलिए जो स्टेटमेंट नंबर 2 है ये हमारी इनकरेक्ट हो जाएगी। और पहली स्टेटमेंट देखो हमारी बिल्कुल करेक्ट है, यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जो है लक्ष्मीकांत के अंदर आप खोलोगे तो देखो यहाँ पे ऑल इंडिया फेडरेशन के बारे में दे रखा है, और डिटो वही चीज बता रखी है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर जो स्टेटमेंट नंबर 1 है ये हमारा इनकरेक्ट है। इसी के साथ ऑप्शन नंबर ए जो है ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है, डिटो लाइन बाय लाइन यूपीएससी ने इस बार पूछा है। नेक्स्ट बात करते हैं, एज पर आर्टिकल 368 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ऑफ द पार्लियामेंट में अमेंड एनी प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बाय द वे ऑफ एडिशन, वेरिएशन और रिपील। तो दोस्तों इसमें भी आपको जो है डायरेक्टली लक्ष्मीकांत के अंदर मिलेगा। देखो चैप्टर आप खोलोगे अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो फर्स्ट पेज पे यहाँ पे ये चीज बता रखी है, देखो आर्टिकल 368 इन पार्ट 10 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स प्रोसीजर। It states that the Parliament may, in exercise of its constitutional power, amend the way by addition, variation, or repeal any provision of the Constitution in accordance with the provision laid down in the purpose। ठीक है, तो एडिशन, वेरिएशन और रिपील के द्वारा ही, तीनों के द्वारा हम अमेंड कर सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन, एज फार एज हम बेसिक स्ट्रक्चर अमेंड नहीं कर रहे। तो इसलिए दोस्तों हमारा जो ऑप्शन नंबर डी है ये हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ मनी बिल इन पार्लियामेंट। मनी बिल भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, हमेशा पूछा जाता है। पहला क्या कह रहा है, आर्टिकल 109 मेंशन स्पेशल प्रोसीजर इन रिस्पेक्ट ऑफ मनी बिल। अगला कह रहा है, अ मनी बिल शैल नॉट बी इंट्रोड्यूस इन काउंसिल ऑफ स्टेट, कि भैया काउंसिल ऑफ स्टेट यानी कि जो राज्यसभा है, राज्यसभा के अंदर मनी बिल हम इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते, जो कि सही बात है। आगे कह रहा है, द राज्यसभा कैन ईदर अप्रूव द बिल और सजेस्ट चेंजेस बट कैन नॉट रिजेक्ट इट, कि भैया राज्यसभा रिजेक्ट नहीं कर सकता बिल, उसे अप्रूव कर सकता है या फिर सजेशन दे सकता है कुछ। और आगे क्या बोल रहा है, द अमेंडमेंट टू अ मनी बिल सजेस्टेड बाय द राज्यसभा हैज टू बी एक्सेप्टेड बाय लोकसभा, कि भैया अगर राज्यसभा ने कोई अमेंडमेंट बोल दिया कि भैया इसमें करो, तो लोकसभा को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो इसमें दोस्तों जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है। जो तीनों स्टेटमेंट है हमारी फर्स्ट 2 और 3 ये सारी सही है, लेकिन जो चौथी स्टेटमेंट है यहाँ पे कैच है, ऐसी कोई भी बाउंडेशन लोकसभा के ऊपर नहीं रहती मनी बिल के केस में। राज्यसभा को अगर कोई भी सजेशन देता है तो लोकसभा के ऊपर बॉन्डिंग नहीं होता कि वो उससे फॉलो करे या ना करे। आर्टिकल 109 हमारा क्या होता है, ये हमारा लक्ष्मीकांत के अंदर नहीं दे रखा, ये इंटरनेट से मिला है, कि जो आर्टिकल 109 है हमारा स्पेशल प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू मनी बिल है, उसके बारे में ही बात करता है, इसलिए स्टेटमेंट नंबर 1 हमारी करेक्ट है। दूसरी यहाँ पे क्या बोला है, मनी बिल शैल नॉट बी इंट्रोड्यूस इन द काउंसिल ऑफ स्टेट। बिल्कुल सही बात है कि भैया लोकसभा के राज्यसभा के अंदर इंट्रोड्यूस नहीं हो सकता, लोकसभा के अंदर ही इंट्रोड्यूस होता है। वही चीज यहाँ पे बता रखी है, मनी बिल कैन ओनली बी इंट्रोड्यूस इन लोकसभा। ठीक है, ये हमारे लक्ष्मीकांत के अंदर बता रखा है। उसके बाद यहाँ पे क्या बोला है, मनी बिल राज्यसभा कैन ईदर अप्रूव द बिल और सजेस्ट चेंजेस बट कैन नॉट रिजेक्ट इट।
देखो यहाँ पे क्या बोला है, आफ्टर द मनी बिल इज पास्ड बाय द लोकसभा इट इज ट्रांसमिटेड टू द राज्यसभा फॉर इट्स कंसिडरेशन। द राज्यसभा हैज रिस्ट्रिक्टेड पावर विद रिगार्ड टू मनी बिल, इट कैन नॉट रिजेक्ट और अमेंड द बिल। ठीक है, देखो यहाँ पे चीजें साफ साफ क्लियर कर रखी है कि भैया मनी बिल को वो रिजेक्ट भी नहीं कर सकता, अमेंड भी नहीं कर सकता। इट कैन ओनली मेक द रिकमेंडेशन एंड इट मस्ट रिटर्न दी बिल टू दी लोकसभा विद इन 14 दिन। ठीक, तो 14 दिन के अंदर वो उसे वापस कर देना होता है, अगर नहीं करता तो उसे हम पास मान लेते हैं। ठीक है, तो इसलिए जो ऑप्शन नंबर डी है, ये जो फोर्थ है स्टेटमेंट, ये हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा, ऐसी कोई भी बाउंडेशन नहीं होती, इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो है ये हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट बात करते हैं, द कॉन्स्टिट्यूशन 71st अमेंडमेंट एक्ट 1992 अमेंड्स द 8th शेड्यूल टू द कॉन्स्टिट्यूशन टू इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज। कि 71st अमेंडमेंट एक्ट में हमारी कौन सी लैंग्वेज इंक्लूड हुई है 8वें शेड्यूल के अंदर, ये पूछा है इसमें। तो इसका सिंपल है KMN, ये तीन हमारी, ये एक निमोनिक था KMN, ये तीन जो हमारी लैंग्वेजेस है ये हमारी 71st अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू इंट्रोड्यूस हुई थी। KMN मतलब कोंकणी, मणिपुरी और हमारी नेपाली। इसलिए ऑप्शन नंबर जो हमारा, ऑप्शन नंबर ए जो है ये हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो उसका सोर्स जो है लक्ष्मीकांत के अंदर ही मिल जाएगा। देखो यहाँ पे 71st अमेंडमेंट एक्ट के अंदर बता रखा है, 71st अमेंडमेंट एक्ट में क्या क्या इंक्लूड हुआ, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, KMN। इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो है दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। भारत के संविधान के संदर्भ में कौन सी चीज सही है यहाँ पे। स्टेटमेंट नंबर 1 क्या कह रहा है, पावर्स ऑफ द म्युनिसिपैलिटीज आर गिवन इन पार्ट 9A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अगला कह रहा है इमरजेंसी पावर प्रोविजंस आर गिवन इन पार्ट, हमारा ये 18th ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अगला कह रहा है द प्रोविजन रिलेटेड टू द अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर गिवन इन पार्ट 20 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो दोस्तों ये जो तीनों स्टेटमेंट है हमारी सही है, यहाँ पे देख सकते हो। देखो सबसे पहले इसने म्यूनिसिपैलिटी के बारे में बताया, तो म्यूनिसिपैलिटी बिल्कुल सही बात है, पार्ट 9A जो है उसके अंदर हमारी म्यूनिसिपैलिटी आती है। उसके बाद जो हमारा इमरजेंसी प्रोविजंस है, इसे खोलते ही आप चैप्टर को यहाँ पे देखो, ये बता रखा है पार्ट 18 जो है उसके अंदर हमारा आता है, इसलिए ये भी सही है। अगला कह रहा है प्रोविजन रिलेटेड टू द अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तो अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी हमारा जो है पार्ट 20 के अंदर बता रखा है, इसलिए ये भी स्टेटमेंट सही है और ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट एज पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। भारत के संविधान के संदर्भ में कौन सी चीजें सही हैं। तो ये हमारा यूनियन, स्टेट और कंकरेंट लिस्ट जो है वहां से पूछा है इसने, कि यहाँ पे क्या बोला है, इंटर स्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स इज द स्टेट सब्जेक्ट अंडर द स्टेट लिस्ट, इंटर स्टेट माइग्रेशन इज द स्टेट सब्जेक्ट अंडर स्टेट लिस्ट, और इंटर स्टेट क्वारंटीन इज अ यूनियन सब्जेक्ट अंडर यूनियन लिस्ट। इसमें बोला है कौन सी करेक्ट है। तो इसमें देखो अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर सी जो है ये हमारा करेक्ट है, बाकी सारे इनकरेक्ट है। यहाँ पे देख सकते हो यूनियन लिस्ट के अंदर आएगा ये हमारा, यहाँ पे देखो 81 पॉइंट के अंदर बता रखा है कि जो इंटरस्टेट माइग्रेशन है, इंटरस्टेट क्वारंटीन, ये हमारा यूनियन लिस्ट के अंदर आता है, और ये चीज में बता रखी है और करेक्ट ही पूछा था, इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट बात करते हैं, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया प्लेस राइट टू प्रिवेसी। ये सबसे सिंपल क्वेश्चन, ये राइट टू प्रिवेसी कौन सी आर्टिकल के अंदर आता है हमारा, आर्टिकल 21 के अंदर हमारा जो है राइट टू प्रिवेसी आता है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, यहाँ पे देख सकते हो फंडामेंटल राइट खोल लेना चैप्टर, लक्ष्मीकांत का स्क्रीनशॉट है, वहाँ पे आपको है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, इसके अंदर यहाँ पे बता रखा है, फर्दर इलिस्ट्रेट कर रखा है क्या क्या चीजें आती हैं। तो 4th पॉइंट पे यहाँ पे लिख रखा है राइट टू प्रिवेसी भी इस आर्टिकल के अंदर ही हमारा आता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एथिक्स कमेटी इन लोकसभा आर करेक्ट। तो एथिक्स कमेटी से पूछा था इस बार क्वेश्चन, तो इसमें दोस्तों जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका ऑप्शन नंबर डी है। ये तीनों स्टेटमेंट है हमारी सही है। इसका डायरेक्ट सोर्स हमें एथिक्स कमेटी के बारे में थोड़ा बहुत दे रखा है लक्ष्मीकांत के अंदर, बट बहुत ज़्यादा डिटेल के अंदर नहीं दे रखा, तो थोड़ा नेट से हमें सहारा लेना पड़ा। और शायद ये अभी न्यूज़ में भी था, जो महुआ मोतिया वाला केस हुआ था उसके केसेस में, तो इसलिए शायद यूपीएससी ने ये क्वेश्चन डाला। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर डी है। तो दोस्तों इसी के साथ हमारे सारे पॉलिटी के क्वेश्चंस खत्म होते हैं। 15 क्वेश्चंस करीब पूछे गए थे पॉलिटी में, और सारे क्वेश्चंस हमारे जो हैं डायरेक्टली लक्ष्मीकांत के अंदर ही पूछे गए थे। तो प्रोबेबली वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन सेट बाय यूपीएससी। तो दोस्तों दिस वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और अगली वीडियो में हम किसी और सब्जेक्ट का एनालिसिस लेके आएंगे यूपीएससी सिविल सर्विस का ही। ठीक है, तो मिलता हूं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।